नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस। चलिए आज हम टीडीएस के बारे में समझते हैं। टीडीएस के बारे में समझने से पहले हम एक चीज जानते हैं। क्या होता है जब हम कोई भी सर्विस को बेचते हैं, कोई भी सेल करते हैं या फिर किसी भी तरीके से अगर हम पैसा अर्न करते हैं तो उसमें दो चीजें दोस्त होता है। उस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एक तो कॉस्ट होता है और एक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लोग क्या करते थे कि वो पैसा तो कमा ले जाते थे, वो सैलरी तो कमा ले जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करते थे, टैक्स देते ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाता था। और सोचिए कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा तो गवर्नमेंट अपने आप को फंक्शन में रखेगी कैसे? गवर्नमेंट तो अपने आप को फंक्शन में नहीं रख सकती ना। गवर्नमेंट तो फंक्शन में है क्योंकि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या था जिसके कारण टीडीएस को लाया गया। टीडीएस का मुख्य कॉन्सेप्ट ही यही था कि उन व्यक्तियों से पैसा वसूला जाए जो व्यक्ति पैसा कमाने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते। और रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास में टैक्स ही नहीं जाते थे। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस को लाया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो सोर्स होगा उस सोर्स में से ही टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। बोलेंगे सोर्स क्या होगा सर? सोर्स बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी कहीं पे करते हो तो आपका सैलरी आपका सोर्स है। मान लो आपके पास में घर है तो आप रेंट कमा रहे हो तो रेंट आपका सोर्स है। मान लो आपके पास में एफडीज है तो एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो आपका सोर्स है। तो ये सारे क्या थे, सोर्स थे। और भी बहुत सारे सोर्स। सर मान लो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम कंसल्टेंसी फी देते हैं तो कंसल्टेंसी फी जो मेरे पास में आता है वो मेरा सोर्स है। यानी पैसे कमाने का सोर्स, पैसे कमाने का जो सोर्स था उस सोर्स पे ही गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाल दिया टीडीएस के रूप में कि आप उस सोर्स से ही कुछ पैसे काट करके मुझे डिपॉजिट कर दोगे पहले। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो वो व्यक्ति पैसे कमाने के बाद मुझे रिटर्न फाइल ही नहीं करे और गवर्नमेंट के सारे एनएमटीज का फायदा उठाने के बाद भी गवर्नमेंट को ₹1 का भी टैक्स ना दे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था टीडीएस का। तो टीडीएस को लाया गया। अब हम समझते हैं कि टीडीएस कैसे काम करती है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल समझिए। होता क्या है दोस्त कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक नौकर हूं, कहीं पे नौकरी करता हूं, ठीक है। और नौकरी करने के कारण क्या होता है कि मान लो मेरी सैलरी 50,000 रुपये महीने, तो 6 लाख रुपए साल के हो गए। तो 6 लाख रुपए पे मैं तो 6 लाख रुपए कमाया, लेकिन साल अंत होने के बाद हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। और रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण क्या होगा कि हम गवर्नमेंट को ₹1 का टैक्स ही नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जिनके यहां हम काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब ये जो व्यक्ति आपके यहां काम कर रहा है रोशन, इस रोशन का आप टीडीएस काट लीजिए और कुछ पैसे काट करके मेरे अकाउंट्स में जमा कर दीजिए। और जब रोशन हमारा रिटर्न फाइल करेगा साल के अंत में, जब वो पूरे साल का विवरण अगले वर्ष, यानी जिसको हम निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर कहते हैं, उस वर्ष में जब ये रिटर्न फाइल करेगा तब मैं इसको दिखा दूंगा कि भाई रोशन तुम्हारा ये सैलरी पे टीडीएस कटा हुआ है और इस टीडीएस में तुम देख लो कि तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है, तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी क्या है। अगर तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो ये पैसे काट करके जितना टीडीएस का तुमने पहले जमा कर दिया है बाकी पैसा जमा कर दो। और अगर तुम्हारा पैसा कम है, तुम्हारा टैक्स कम बन रहा है, तो तुम मेरे से रिफंड क्लेम कर लो। बेसिकली टीडीएस का कॉन्सेप्ट यही है। अगर एक और टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो टीडीएस का मतलब जस्ट होता है एडवांस टैक्स। जैसे होता है क्या, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2 साल होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं और निर्धारण वर्ष भी कहते हैं। अब वित्तीय वर्ष में क्या होता है, हम पैसा कमाते हैं। आप सबको पता है वित्तीय वर्ष में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, पूरे साल हम काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके ठीक अगले साल 3 महीना 4 महीना के लिए सरकार हमको समय देती है। और उस 3-4 महीना में हम क्या करते हैं, जो हमारे पिछले वर्ष में कमाए हुए धन है उसका इस वर्ष में हम निर्धारण करते हैं कि सरकार की कितनी टैक्स की देयता लायबिलिटी बनती है। और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है हम उसे सेल्फ असेसमेंट के थ्रू डिपॉजिट कर देते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स की तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेरे इनकम टैक्स वाले कॉन्सेप्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पे आप समझ जाएंगे कि टैक्स की देयता कैसे बनती है। तो गवर्नमेंट हमसे टीडीएस के रूप में एडवांस में ही टैक्स ले लेती है।
गवर्नमेंट उन एम्प्लॉयर को ही बोल देते हैं, उन मालिक को ही बोल देते हैं जो हमें पैसा देते हैं किसी भी फॉर्म में, उनको ही बोल देते हैं कि आप इनके कुछ पैसे काट करके पहले ही मेरे अकाउंट्स में जमा कर दो, क्योंकि क्या पता कि कल रोशन रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, और कल अगर रोशन रिटर्न फाइल नहीं किया तो सरकार को तो कुछ मिलेगा नहीं, सरकार की तो रेवेन्यू लॉस हो गई। सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ा लीकेज था, जिसके कारण क्या होता था कि रिटर्न बहुत कम फाइल किए जाते थे। टीडीएस के कारण बहुत रिटर्न बढ़ गए दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में, अगर कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो ये रिटर्न की जो संख्या बढ़ी है हमारे देश में, इसके सबसे पहला बड़ा रीजन टीडीएस है, क्योंकि लोगों की पैसे तो पहले कट जाती है। अब लोग सोचता है जब पैसे कट ही गए हैं तो रिटर्न भी फाइल कर दो, और रिटर्न फाइल करने के बाद क्या मिलता है, लोगों को कई बार टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है तो वो रिफंड भी क्लेम कर लेते हैं। अब बात आता है कि सर इसमें कौन कौन से चीज ऐसा है जो हमें जानना पड़ेगा। मान लो मैं एक एम्प्लॉई हूं और सर मेरा टीडीएस मेरे एम्प्लॉयर ने, यानी मेरे जो मालिक है जिसके यहाँ हम काम करते हैं, हमारी कंपनी ने काट लिया है, तो हम कंपनी से क्या डिमांड करें? कुछ तो मिलेगा ना मुझे। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है और 1 लाख रुपए कंपनी ने आपका काट लिया टीडीएस के रूप में, तो आप कंपनी से तो कुछ मांगोगे ना, बिल्कुल मांगोगे। यहाँ पे 2 फॉर्म आता है, मैं आपको बता दूं 2 फॉर्म आता है। पहले फॉर्म का नाम है 16, फॉर्म 16, और दूसरे फॉर्म का नाम है 16A। अब बोलेंगे सर कहां कहां क्या काम करता है? अगर आप मान लो एम्प्लॉई हो और आप अपने मालिक के यहाँ अपने कंपनी में काम करते हो और आपका टीडीएस कटा है, तो आपके लिए फॉर्म 16 है। आप हमेशा अपने जो एम्प्लॉयर हैं, जो आपके कंपनी है, कंपनी में आप डिमांड करोगे कि सर मुझे फॉर्म 16 दे दो ताकि मेरा जो टीडीएस आपने काटा है वो मुझे मिल जाए। और फॉर्म 16 जो बेसिकली होता है वो टीडीएस सर्टिफिकेट का ही एक रूप होता है, जो जब एम्प्लॉयर, आपके जो एम्प्लॉयर है, आपके काटे हुए टीडीएस को अगर वो फाइल करेंगे ट्रेसेस पे टीडीएस डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट वहां पे एक फॉर्म जनरेट कर देता है जिसको फॉर्म 16 कहते हैं, और वो फॉर्म 16 आप ले सकते हो। वो आपका एक सर्टिफिकेट हो जाता है, आपका एक प्रूफ हो जाता है कि आपके काटे हुए पैसे गवर्नमेंट को जमा किए गए हैं। दूसरा बात आता है कि सर दूसरे फॉर्म के बारे में बताओ, जो फॉर्म 16A बोले हो। उसमें क्या होता है दोस्त कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपका बैंक है और आपने मान लो 5 लाख रुपए का एफडी किया बैंक में, और 5 लाख रुपए के एफडी में सपोज डेट बैंक ने आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया साल में, तो आप क्या देखोगे कि बैंक ने भी आपके 5,000 रुपए काट लिए। 50,000 पे 10% 5,000 रुपए उनने काट लिया। अब जब बैंक में आप बोलोगे कि भैया आप क्यों पैसे काट लिए, तो बैंक बोलेगा आपको जो इंटरेस्ट दिया वो तो आपकी इनकम है ना, तो हाँ जी इनकम है, तो क्या पता आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, हमको तो सरकार ने बता रखा है कि ये आदमी रिटर्न फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसका टीडीएस काट लो, इसीलिए मैंने आपके 10% काट लिया। अब बोलोगे कि सर इसका कोई सर्टिफिकेट तो दो, आपने जो पैसा काटा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक क्या करेगी, वो फॉर्म 16A आपको देगी, यानी एम्प्लॉयर आपको कौन देगा, क्या कौन सा फॉर्म देगा, फॉर्म 16, और बैंक यानी कोई अदर केसेस में, यानी सैलरी छोड़ करके किसी भी अदर केसेस में अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको कौन सा मिलेगा फॉर्म, फॉर्म 16A। तो इस दोनों के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब क्या होता है कि सर ये जो हमारा फॉर्म 16 है, मान लो हम एम्प्लॉयर हैं और हमारे फॉर्म 16 है, तो इस फॉर्म 16 को सर हम वेरीफाइड कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट के जो ट्रेसेस डिपार्टमेंट है, जो टीडीएस डिपार्टमेंट है, वो 2 फॉर्म जनरेट करता है। एक फॉर्म तो आपके एम्प्लॉयर को दे दिया, फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया, और दूसरा फॉर्म वो क्या करता है, फॉर्म 26A जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे, उस पे वो अपलोड कर देता है। तो जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड से अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे, वैसे ही फॉर्म 16 जब आप खोलोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका कितना टीडीएस काटा है, वो टीडीएस भी आपका शो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर पाओगे कि ऐसा तो नहीं जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमको टीडीएस सर्टिफिकेट दिया वो ऐसा तो नहीं कि गलत दे दिया, वो बिल्कुल सही दिया कि नहीं सही है, ये एक बात होती है। अब बात आता है कि सर टीडीएस किसका कटता है, तो ये भी मुझे बता दो। सर टीडीएस रेसिडेंट का भी कटता है, नॉन रेसिडेंट का भी कटता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट केस में उसको टीडीएस नहीं विथ होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। जो DTA का जो प्रोविजंस है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो हुआ है हमारे अन्य देशों से, तो वहां पे होता है कि कौन सा किस देश का है। मान लो ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया का बच्चा अगर हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम DTA को देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे एग्रीमेंट कैसे है, क्या वो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे या फिर जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैसे कलेक्ट करेगी, तो वो देख करके हम वहां पे टैक्स लेते हैं। अगर हमें लेना होता है तो हम उसे विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं, टीडीएस का ही एक रूप है जिसे हम विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं।
तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों का भी कट सकता है। बस वही है कि नॉन रेसिडेंट वाले को हमको DTAA की जो प्रोविजंस है उसको देखने होंगे, और जो हमारा ये है टीडीएस है उसमें हमें कौन से प्रोविजन देखने होंगे, तो फाइनेंस एक्ट जो हमारा है उसका जो शेड्यूल ए है उसमें देखना पड़ेगा, और शेड्यूल ए में आपको सारे रेट्स भी मिल जाएंगे। करीब करीब इसके जो सेक्शंस है मैं बता दूं आपको 292 से लेकर के 296 तक, ये 4 सेक्शंस, और इस 4 सेक्शंस के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस और क्लॉज हैं। तो सभी सब सेक्शंस और क्लॉज में टीडीएस के बारे में ही, टीडीएस के रेट्स के बारे में बताया गया है। तो इतना रेट बोलना बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसका क्या करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और आप पे कौन सी टीडीएस एप्लीकेबल है। तो आपके लिए क्या होगा, वो बहुत ही आसान होगा। अब बात आता है कि सर टीडीएस का जो पेमेंट होता है, जो एम्प्लॉयर करते हैं, वो कौन कौन से मोड से कर सकते हैं। तो ये बहुत सा आसान क्वेश्चन है। ज्यादातर 90-99% चांस जो होता है वो आजकल ई फॉर्म में होता है, मतलब ई फाइल ही करते हैं, सारे टैक्सेस भी ई फाइल जनरेट दिया जाता है। और आपके जो और उसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कैश में भी डिपॉजिट किया जा सकता है। कैश कहने का मतलब कैश में डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन आप जा करके कहीं पे टीडीएस की फाइल करवा सकते हो। ऐसा सिस्टम है कि आप फिजिकल वे में भी इसका फाइलिंग कर सकते हो। अब क्या आ जाता है एक बार कि एम्प्लॉय, मान लो आज अप्रैल है, मान लो अप्रैल है, और अप्रैल में आपने सैलरी डिडक्ट करवाया, अभी आपने ज्वाइनिंग किया और अप्रैल में आपने सैलरी डिडक्ट किया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग अप्रैल में सैलरी डिडक्ट करवाए और तुरंत जाकर के चेक करते हैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या अपने सीए को फोन कर देते हैं। हमें कई बार फोन आता है कि सर देखना मेरा टीडीएस कलेक्ट हुआ, मेरे में आया कि नहीं। हम इनको बोलते हैं कि नहीं आया। अब वो परेशान हो जाते हैं कि सर पैसे नहीं आए, पैसे कट गए, ऐसा क्यों। सर जी 3 महीने में फाइल होता है टीडीएस का रिटर्न, तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। आपके पैसे 3 महीने तक कटते जाएंगे और हर क्वार्टर में फाइलिंग होगी आपकी, तब जाकर के ही शो होगा। आपके जो एम्प्लॉयर है वो मंथली फाइल नहीं करते, वो 3 महीने पे करते, जैसे अप्रैल मई जून, तो उसकी फाइलिंग जो होगी वो जुलाई तक होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है टीडीएस फाइल करने का। ऐसा नहीं है कि टीडीएस आपने जस्ट पैसे दिए और क्या हो जाएगा, पैसे कटे आपके और शो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर टीडीएस का रिफंड कैसे। दोस्तों टीडीएस का रिफंड करने का सिर्फ एक ही फंडा है, रिटर्न फाइल करना, दूसरा कोई फंडा नहीं। किसी भी दूसरे तरीके से आप अपने टीडीएस को रिफंड नहीं ले सकते। सिर्फ एक तरीका है, अगर आप साल के अंत में जो आपके असेसमेंट ईयर हैं और समय के अंदर या समय के बाद भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि हमेशा समय के अंदर कीजिए। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का समय है उस समय के अंदर आप अपने रिटर्न को अगर फाइल करते हैं तो आपको टीडीएस का रिफंड मिल सकता है, सब्जेक्ट टू आपकी टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपके टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा टीडीएस आपका कटा है तो आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके टैक्स लायबिलिटी से आपका टीडीएस कम कटा है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रिफंड नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको अपने जेब से टीडीएस जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। कई ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर हमारा टीडीएस रिफंड करवा दीजिए। मैं बोलता हूं ठीक है, मैं फाइल देखता हूं, उनको बोलता हूं सर आपकी तो टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आपकी टीडीएस रिफंड नहीं होगा, आपको तो और पैसे देने होंगे। नहीं सर मेरा तो टीडीएस कटा है, मुझे तो रिफंड चाहिए। जी नहीं सर, टीडीएस कटने का मतलब रिफंड नहीं होता है। टीडीएस कटने का तो मतलब एडवांस टैक्स है, जो सरकार ने आपसे पहले टैक्स लिया है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, टीडीएस जस्ट लाइक एडवांस टैक्स और नथिंग एल्स, ये कुछ भी और नहीं है। लेकिन जो आप ये बोलते हैं कि सर मुझे टीडीएस कट गया, सर मेरा रिफंड करवा दो, ये निर्भर करता है आपके टैक्स लायबिलिटी पे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम बनेगी तो आपको रिफंड मिलेगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से ज्यादा बनती है तो आपको पैसे जमा करने होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई रिफंड मिलने वाला नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे अगर नया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को दबा देंगे तो हमारे जो भी अपडेटेड वीडियो होगा, जो भी नए वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचेगा और आप इससे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।